बहुत सारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बजट पर बहस करने के लिए, इसके अर्थ क्या है ये समझने के लिए प्रोफेसर यामिनी हमारे साथ हैं, और इसके अलावा कांग्रेस नेता संतोष वागरोडिया जी, और इसके अलावा यस बैंक के एमडी और सीईओ डॉक्टर राणा कपूर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। डॉक्टर कपूर, बैंकों के लिहाज से इस बजट को आप कहां देखते हैं, कहां रखते हैं, कितना आशावादी है आपके लिए? पॉलिटिकल थे, इसको मद्देनजर रखते हुए ओवरऑल ये बजट काफी प्रभावशाली रहा है, खासकर दो फ्रंट्स में। एक तो फिस्कल कंसोलिडेशन के जो स्टेप्स लिए गए हैं ओवरऑल रेवेन्यू डाइवर्सिटी के लिए और एक्सपेंडिचर कंट्रोल में, और ये जो 5.1% का जो ऑब्जेक्टिव है फिस्कल डेफिसिट का, ये काफी मीनिंगफुल और रियलिस्टिक लगता है। दूसरा, जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हमारे इकोनॉमी में वो काफी तकलीफ दे रहे थे, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो वहां पे काफी एक पैकेजेस हैं, काफी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाई गई हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड्स की लिमिट 60,000 करोड़ हो गई है, जो पिछले साल सिर्फ 30,000 करोड़ थी। और जो पावर सेक्टर को, एयरलाइन सेक्टर को, रोड्स को ईसीबी फंडिंग, जो लो कॉस्ट फंडिंग, लॉन्ग टर्म फंडिंग के सोर्सेज मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सप्लाई साइड लिमिटेशन रहे हैं इकोनॉमी में, इसको काफी एक बढ़ोतरी मिलेगी, एक काफी किक स्टार्ट मिलेगा। सो आई वुड रेट दिस बजट टू बी अ फेयरली प्रैक्टिकल बजट। संतोष वागरोडिया भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं और प्रशासन का अच्छा अनुभव रहा है, मंत्रालय का अच्छा अनुभव रहा है। संतोष वागरोडिया, स्वागत है आपका। निश्चित रूप से आप इस बजट का समर्थन करेंगे पार्टी लाइन पर जाकर, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक ऑनेस्ट असेसमेंट चाहता हूं, एक ईमानदार विश्लेषण चाहता हूं। कितने अंक देंगे आप 10 में से? मैंने पहले भी कहा है, मैं 8 अंक दूंगा 10 में से। 2 अंक क्यों नहीं देंगे आप? और दो, देखिए कोई भी चीज एकदम परफेक्ट होती नहीं है, बहुत सी चीजें होती है जो मैं भी चाहता हूं होना चाहिए। मैं वागरोडिया जी यही जानना चाहता हूं, मैं यही जानना चाहता हूं कि वो जो 2 पॉइंट्स आप कम दे रहे हैं वो कहां इम्परफेक्शन पा रहे हैं आप? वही मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं जी। पहला परफेक्शन वाली बात सुन ले 1 मिनट के लिए, और फिर इम्परफेक्शन वाली। परफेक्शन वाली बात यह है कि आम आदमी का बजट, इसको हम न माने यह अनुचित होगा, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान, रोटी सब्सिडी दे दी 65% लोगों को, 80 करोड़ आदमियों को 120 करोड़ में से सब्सिडी मिलेगी, जो कि सस्ते में उनको खाना मिलेगा जी। और जहां तक मकान का सवाल है, मकान भी उसमें 1% और इंटरेस्ट में छूट दे दी गई 25 लाख तक। तो रोटी कपड़ा मकान, कपड़े पे कोई इंक्रीज नहीं हुआ है टैक्स, तो ये चीजें तो बच गई। अब स्वास्थ्य, दवाइयां सस्ती हुई हैं, और दवाइयों, स्वास्थ्य के बाद एजुकेशन पे कोई टैक्स नहीं लगाया है। तो मेरी समझ में आम आदमी के ऊपर किसी तरह का भार नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत भार पड़ेगा। नहीं वागरोडिया जी, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स है। जो सर्विस टैक्स का जो, ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स है, इम्परफेक्शन कहाँ है? मैं आ रहा हूं ना दूसरी बात पर जी। मैंने कहा, मैं बताया ना आपको, अभी आ रहा हूं मैं इम्परफेक्शन पे। इम्परफेक्शन में यह है कि मैन्युफैक्चरिंग को जितना ग्रोथ मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। अगर उसके लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा सुविधा अगर हम नहीं देंगे, तो जो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग शेयर है वो कम रह जाएगा। तो ग्रोथ हमारी जो 6.7% है, मैं उसे 7.6, मैं चाहता हूं इसको 9% का ग्रोथ का प्लान करना पड़ेगा। नहीं तो हम बढ़े हुए जो उन्नतिशील देश है उनके साथ 20 वर्ष तक फिर हम आप पीछे रह जाएंगे जी। हमको उनके साथ आना है तो हमको बहुत तेज रफ्तार से ग्रोथ लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं ग्रोथ ओरिएंटेड और ज्यादा बनाना पड़ेगा। इसमें हमारी थोड़ी कमजोरी रह गई। ये बहुत अहम बात आपने कही, स्वीकार किया आपने सर। वागरोडिया जी, अभी वापस आते हैं आपके पास। पहले मैन्युफैक्चरिंग वाले पॉइंट पर राणा कपूर साहब की बात सुन लें। कपूर साहब ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को जिस तरह का स्टिमुलस, जिस तरह का धक्का मिलना चाहिए था इस बजट में, वो नहीं मिला है। क्या आपको लगता है ऐसा है? सर, मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग में अभी जो इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स हैं वो अभी पूरे सबसाइड हुए नहीं है। सो अगर मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा स्टिमुलेट किया गया इस मौके पे तो ये काफी इन्फ्लेशनरी हो सकता है। तो मुझे जैसे लगता है कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये जान के मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा रिलीफ नहीं दिया क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ बजटरी स्टैंड पॉइंट। जी जी, प्रोफेसर यामिनी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर यामिनी, आपको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग वाली बात जो वागडोरिया साहब ने उठाई है ये ठीक है? मुझे लगता है कि हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ ज्यादा उन्होंने कुछ किया नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत स्कोप है। इंडिया काफी पीछे है, हमारा सर्विसेज सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, बाकी सेक्टर्स बहुत अच्छे कर रहे हैं, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम कहीं पे भी, चाहे एक्सपोर्ट्स हो चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, दोनों में बहुत अच्छे नहीं कर रहे। कोई SEZ यूनिट्स एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस नहीं की गई हैं, कोई एक्स्ट्रा हॉलीडेज और रिलीफ्स नहीं प्रोवाइड किए गए, वो किए जा सकते थे। किस तरह के कदम उठाए जा सकते थे जिससे लगातार जो हमारी औद्योगिक विकास की दर जो जिसमें गिरावट आई और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर की हम बात कर रहे हैं लगातार, किस तरह के इसमें कदम उठाने की जरूरत थी जिससे इस क्षेत्र को और मजबूती मिलती? यामिनी जी। जैसे कुछ और टैक्स हॉलीडेज आइडेंटिफाई किए जा सकते थे, कुछ रीजन्स आइडेंटिफाई किए जा सकते थे जहां पे कंपनीज को ब्रिंग अप किया जा सके। कुछ सेक्टर्स जो काफी नेगेटिव ग्रोथ देख रहे हैं उन सेक्टर्स को टैक्स रिलीफ दिया जा सकता था। अब एक ही सेक्टर जैसे एविएशन है उसको ECB के लिए अलाउ किया गया है, बाकी किसी स्पेसिफिक सेक्टर को नहीं पिकअप किया गया। अब ऐसे ही कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें और कुछ मैन्युफैक्चरिंग के ओर पे देखा जा सके। जी वागडोरिया साहब, मैन्युफैक्चरिंग वाला पॉइंट आपको यहाँ पर एक समर्थक मिल गई है, प्रोफेसर यामिनी सहमत हैं आपसे। दूसरा विषय आप बता रहे थे जो आपको लग रहा है जिसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। दूसरा नहीं, देखिए बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत बढ़ानी पड़ेगी अगर हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज नहीं देंगे। और एक बात और है, लेबर रिफॉर्म्स के लिए कोई चर्चा नहीं हुई है जी। लेबर रिफॉर्म जब तक नहीं होंगे तब तक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे समय 2-3 बातें एनफ होनी चाहिए, नहीं तो ये बड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा। जी, लेबर रिफॉर्म्स एक और बहुत अहम बात वागडोरिया साहब, लंबा अनुभव आपका जो है हमारे काम भी आ रहा है। लेबर रिफॉर्म्स की बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही। बहरहाल फिक्की के प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं इस बजट पर, ये आपको सुनवाते हैं। जो हम चाहते थे जिससे ग्रोथ हो, वो ग्रोथ हम लोगों को नहीं दिखता है कि इस बजट के कारण वापस इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बढ़े और ग्रोथ हो। और दूसरी तरफ जो वित्तीय जो इनके घाटा चल रहा है, उस घाटा में जो सब्सिडीज को एड्रेस करने की दरकार थी, उन्होंने सब्सिडीज को या एक्सपेंडिचर को बहुत मतलब पूरी तरह से नहीं एड्रेस किया है। मैं तो सोचता हूँ कि एड्रेस ही नहीं किया है।